नमस्ते, चारवाक पॉडकास्ट में आप सबका स्वागत है। मैं हूँ कुशल मेहरा। बहुत कुछ हो रहा है, मतलब पिछले, मैं कहूँगा जब से ऑपरेशन सिंदूर शुरू हुआ, और जैसे हमारे डिफेंस मिनिस्टर कहते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर इज स्टिल गोइंग ऑन, इट इज जस्ट हॉल्टेड। सो अ लॉट ऑफ वाटर हैज फ्लोन अंडर द ब्रिज। ट्रम्प हमसे प्यार करता था, ट्रम्प हमसे खफा है। आसिम मुनीर 2 बार जा चुके हैं। ट्रम्प और रशिया अलास्का में मिल लिए। अब अभी एक आज ज़ेलेंस्की साहब काफ़ी लोगों के साथ, यूरोपियन लीडर्स के साथ इस समय वॉशिंगटन डीसी में आए हैं। उन्होंने अपनी यूनिफॉर्म के ऊपर जैकेट पहन लिया है ज़ेलेंस्की साहब ने। उन्होंने बोला कि मैं कोट ते ना पहनांगा, पर चल मैं ये तो कर लूंगा। मैं बोला चलो चाहे ताहिर भाई से मिलते हैं। पाकिस्तान, मतलब ऑब्वियसली हम पाकिस्तान की ये जो प्ले इन डीसी है उसके ऊपर फोकस करेंगे। जैसे आप लोग ने आज का टाइटल देखा होगा कि हाउ डज पाकिस्तान मैनेज डीसी बेटर देन इंडिया। क्या इसमें ऑब्जेक्टिव रियलिटी है कि नहीं, इसके ऊपर आई थिंक मैक्स एब्रम्स ने भी इसके ऊपर काफी लिखा था, और भी लोगों ने लिखा था। शशांक मट्टू ने एक पीस लिखा था कि हाउ पाकिस्तान आउटस्पेंड्स इंडिया बाय 3 टाइम्स। मगर पहले हम ये ज़ेलेंस्की की जो इस समय मीटिंग चालू है, ताहिर भाई, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच, थैंक यू एज ऑलवेज, फॉर लेटिंग मी यूज द टैग टीवी स्टूडियोज। पहले इस पे चालू करते हैं क्योंकि इसमें भी पाकिस्तान का एंगल है। जी जी बिल्कुल है। पाकिस्तान से ज्यादा भारत का हाँ, है। ठीक है। तो ये आज की जो मीटिंग है, इसमें भारत का क्या पहलू है और पाकिस्तान का क्या पहलू है, जो ज़ेलेंस्की साहब बैठे हैं इस जी समय। देखिए, पहली बात यह है कि ज़ेलेंस्की साहब पूरी बारात और बैंड बाजा लेके पहुंचे हाँ, हैं। और इस बार अच्छे कपड़े पहने हो। जी, क्योंकि इस बात उनका ये ख्याल है कि मैं एटलीस्ट अगर दुल्हा नहीं तो शपाला बन के तो जाऊं ना। कोई पता नहीं क्या होगा मेरे साथ। और इंटरेस्टिंगली उसके लिए गुड लक शायद ये है कि जेडी वैंस प्रॉब्ली नॉट इन यूएसए, वो छुट्टियां मनाने गए हुए हैं हाँ। यूरोप, ठीक है ना। तो जेडी वैंस तो उनको टॉलरेट ज्यादा नहीं करते। तो अब देखिए, जो लास्ट नाटक हुआ फेब्रुअरी, मेरा ख्याल है 28 फरवरी दिस ईयर, हाँ जी। जब ओवल ऑफिस में जेलेंस्की गए, तो उसके बाद जेलेंस्की अब जब आ रहे थे, बिकॉज ये सब आनन फानन हुआ ना, कि उधर स्टीव विटकॉफ मिले रशियन प्रेसिडेंट से लास्ट वीक, साथ ही मीटिंग तय हो गई फ्राइडे की। फ्राइडे को जिस तरह अलास्का पहुंचे रशियन प्रेसिडेंट, तो वो तो उनकी जीत हो गई ना। पुतिन की तो जीत हो गई, आइसोलेशन से बाहर, उनकी लेजिटिमेसी बन गई, जो चाहा उन्होंने कहा। और ट्रंप लग रहे थे कि उनके आगे शायद पपेट। ऑनेस्टली ये फीलिंग मेरी नहीं है, सबकी है। इवन सो मच सो होस्ट कर रहे हैं ट्रंप, और तकरीर वो पहले कर रहे हैं। उनकी 8.5 मिनट की तकरीर है पुतिन की, ट्रंप की 3 मिनट की है। ट्रंप ने जवाब में कहा कि ये बड़ी ही प्रोफाउंड किस्म की बातें की हैं प्रेसिडेंट पुतिन ने, और ये बड़ा ही कमाल का हमारा रहा समिट। तो पूरा वेस्टर्न वर्ल्ड हिल गया। ये सिर्फ लास्ट फ्राइडे को हुआ है। सैटरडे को एज यूजुअल जेलेंस्की पहुंच गए यूरोप, और यूरोपियन लीडर्स ने सैटरडे की रात को ये डिसाइड किया, और अमेरिका को रिक्वेस्ट भेजी होगी, जाहिर है उनके डिप्लोमेट्स ने, कि जी हम सब आ रहे हैं। अब आप देखिए, 5 जो यूरोप के सबसे बड़े देश हैं, इटली, जर्मनी, फ्रांस, यूके और फिनलैंड। फिनलैंड बिकॉज बिल्कुल साथ उसकी सरहदें हैं रशिया के, उनके हेड ऑफ द स्टेट्स, नेटो का हेड ऑफ, जो हेड है, जो डैडी कहता है ट्रंप को, जो पहले नीदरलैंड का प्राइम मिनिस्टर होता था, मार्क रूटे। अच्छा, फिर वो जो एक यूरोपियन यूनियन की जो है, अब आपने देखा वो मंजर, यूरोपियन यूनियन कितना रेजिस्ट कर रहा था टैरिफ पे, मगर ये कितना यूरोप डिपेंड करता है ट्रंप पे, कि वो 15% पे मान गई।
ये 15% बहुत बड़ा टैरिफ है यूरोपियन यूनियन के लिए। ऑलमोस्ट इनकी कोई 800-900 बिलियन डॉलर की अमेरिका और यूरोपियन यूनियन की ट्रेड है, ऑलमोस्ट क्लोज टू $1 ट्रिलियन। इतना बड़ा वॉल्यूम है इनका। तो इस सारे सीन में अब ये बैंड बाजे के साथ पहुंच गए हैं। अब बाजा क्या बजना है ये तो हमें रात तक पता चलेगा। कह रहे 6-7 घंटे की मीटिंग होगी। अब इस सारे खेल तमाशे में भारत ऑफ कोर्स सेकेंडरी सैंक्शंस की बात चल रही है। अच्छा, अमेरिका का यूरोप का राइट हो, एक्सट्रीम राइट हो या एक्सट्रीम लेफ्ट हो, सारे सभी हमसे प्यार करते हैं। सारे चाहते हैं कि भारत पे सेकेंडरी सैंक्शंस लगे ताकि रशिया पे प्रेशर बढ़े। हेग्सेट ने बोला है, नवारो ने बोला है, लिंजी ग्रैम ने बोला सब। है, मतलब यत्र तत्र सर्वत्र सब लोग बोल रहे हैं ये लोगों की वजह से ये रशिया का ये हुआ है, ये लोगों की वजह से। अच्छा, जिनको वो कह रहे हैं जिनके कारण से रशिया पावरफुल बना है, हालांकि रशिया पहले ही पावरफुल, तो उसी रशिया को खुद अमेरिकन रेड कारपेट दे रहे हैं अलास्का में। अच्छा, अनबिलीवेबल। हमने सुना था 21 तोपों की सलामी, यहाँ पे B2 जो जहाजों की सलामी की लाइन रेड कारपेट। अच्छा, हॉलीवुड की जेम्स बॉन्ड की मूवी क्या होगी? कुछ भी नहीं है। अरे मैं आपको कहता हूँ, आप आयरनी ऑफ आयरनी सोचिए, लोगों को ये तक नहीं मालूम है कि भारत ने रशिया से तेल कभी लिया ही नहीं था, 2-3 साल पहले लेना शुरू किया। उसमें भी लेना इसके लिए शुरू किया कि बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने भारत को बोला पाजी तुसी थोड़ा साडी मदद कर दो, बैलेंस करो। तो भारत ने बोला चल हम लेना शुरू करते हैं। फिर भारत ने बोला ये तो बढ़िया है, चलो और लेते हैं। अब ले रहे हैं। अच्छा, चीन सबसे ज्यादा लेता है, अमेरिका खुद लेता है, यूरोपियन यूनियन हमसे रिफाइन किया हुआ तेल खुद लेता है, और गैस डायरेक्ट लेते हैं। वो सारा साइड में। और ये लोग आज वो जो फाइनेंशियल टाइम्स में जो पीस आया, मैं बोलता हूं अगर हम एक उदाहरण देंगे ना कि बायस किसको कहते हैं जी, तो वो आर्टिकल होगा। और बायस विद बेशर्मी। और वो भी स्वैग के साथ बेशर्मी है वो। सर वो तो हम आजकल रीसेंट दिनों में नोट कर रहे हैं, ये बेशर्मी हमेशा से रही है लेकिन सटल किस्म की होती थी। अब ये ट्रंप ने हर चीज को नंगा कर दिया, क्योंकि ट्रंप खुद भी नंगे हमाम में नंगे नहाने के शौकीन है। ठीक है, उनको किसी बात की परवाह नहीं है। एक्चुअली दिस क्रेडिट गोज टू हिम कि हर चीज को नंगा किया ट्रंप ने। ठीक है ना। और अमेरिकन खुद परेशान है कि हमारे साथ हो क्या। ठीक है, असी भी नंगे तुसी भी नंगे, सारे नंगे। अच्छा, अब इसमें देखिए खेल पाकिस्तान और भारत का सारे सीन में क्या आता है। आज जो ये दुनिया के यानी वेस्टर्न वर्ल्ड कहना चाहिए, उसके जो वर्ल्ड लीडर्स इकट्ठे हो रहे हैं, उसमें ये भी इंफॉर्मेशन भी है और हमारा एनालिसिस भी है कि वो भारत के ऊपर लगने वाले पोटेंशियल सैंक्शंस पे भी बात करेंगे, क्योंकि वो भी एक एंगल है। कारण ये है कि दुनिया के 3 बड़े देश हैं, चाइना, रशिया, भारत, वो किसी सूरत भी वेस्टर्न वर्ल्ड की गुलामी में नहीं आ सकते। पाकिस्तान बेचारे का हमने देखा, आपने अभी पीछे में कहा कि 2 बार गया, सब कुछ किया। अब वो आसिम मुनीर के तो जान के लाले पड़े हुए हैं, वो तो वहां पे सरवाइव करना चाहता है पाकिस्तान। ठीक है ना, उसका तो खेल ही है। अब वहां पे तो वो उसकी जो अल्टीमेट ड्रीम है वो ये है कि वहां पे किसी तरह का हाइब्रिड सिस्टम ऐसा बने, फर्दर ऑलरेडी हाइब्रिड है, फर्दर इस तरह का बने कि वो हेड ऑफ द स्टेट बन जाए फॉर नेक्स्ट 10 ईयर्स। अच्छा, उस बेचारे का ये खेल है। हम उसको इंपॉर्टेंस देते हैं स्पेशली भारत में कि शायद पता नहीं ये बड़ी शय है। ठीक है, वो लॉबिंग में भी पाकिस्तान पैसे लगा लेगा, क्योंकि उनको पता है कि वो कहीं और तो पैसे लगा नहीं सकते। अब देखिए ना, 50-60 मिलियन अगर लॉबिंग में लगा भी लेते हैं, एक रियासत के लिए कोई इतनी बड़ी रकम नहीं है। अब वो उनके पास वो लगा लेंगे, ना भी लगाएं। ट्रंप की ईगो और नार्सिज्म ने इनफैक्ट उसको सिर्फ भारत को चढ़ाने के लिए ट्रंप ये सब कुछ करा। अच्छा, मेरा ये ख्याल था, लोग कहते थे हमारे भारतीय कमेंटेटर भी, कि शायद ये ट्रांजैक्शनल है, भारत पे प्रेशर डालने के लिए। ये बातें हैं, मगर इससे ज्यादा ऑनेस्टली ट्रंप की ईगो का और नार्सिज्म का ताल्लुक है। ट्रंप अपनी ईगो और नार्सिज्म के लिए अमेरिका को कुर्बान कर देता है। वो हमारा वो मुस्लिम एक एक्सप्रेशन है कि अपनी बोटी के लिए पूरा बकरा वो कुर्बान करने को तैयार होता है। कोई मेरी बोटी आ जाए, पूरा बकरा जाए बाढ़ में। ट्रंप इज दैट काइंड ऑफ अ पर्सन। ये देख लिया, यूरोपियन यूनियन ने देख लिया। लेकिन सर इशू क्या है, यूरोप के बड़े बड़े देशों के हेड ऑफ द स्टेट्स मिल चुके हैं ऑलरेडी ट्रंप से। सब जैसे ना, वो डैडी कह दिया मार्क रूटे ने, सब जैसे वो घुटनों पे हाथ रखते थे ट्रंप पे। मोदी जी ने नहीं रखा।
और कल पुतिन ने भी बोल दिया ये वॉर ही नहीं होती अगर ट्रम्प होता था तो। ठीक है, अच्छा पुतिन भी साइकोलॉजी ओए, को वैसे समझने का वैसे बड़ी अच्छी चीज है। मैं बोला ट्रम्प ये लाइन अपनी पूरी जिंदगी यूज करेगा अभी जितनी बाकी है उसकी जिंदगी। मैं आपको सच्ची बात बताऊं, दुनिया में 3 बड़े विजनरी लीडर हैं, पुतिन, प्रेसिडेंट जी, हम एग्री करें ना करें, दे नो, एंड प्राइम मिनिस्टर मोदी एंड हिज टीम, ये समझते हैं चीजों को, और इनमें सबसे आगे अगर कोई है तो वो पुतिन ही है। केजीबी का हेड रहा हुआ है 20-22 सालों से, वो या तो प्राइम मिनिस्टर होता था या प्रेसिडेंट होता था। जब वो प्राइम मिनिस्टर होता था रशिया का, तब प्राइम मिनिस्टर का ओहदा इंपॉर्टेंट होता था। जब वो प्रेसिडेंट बनता था तो प्राइम मिनिस्टर को डेडलाइन जाता था, वो इंपॉर्टेंट होता। वो ही इज अ फिनोमिनल शातिर लीडर, ठीक है। तो वो हमने देख लिया कि उसने अपना रेड कारपेट किस तरह का करवाया, वहां पे अपनी लेजिटिमेसी बनवाई। अमेरिका में मैंने आज तक इस लेवल का रिसेप्शन किसी हेड ऑफ द स्टेट के लिए नहीं देखा, जो एक राइवल हेड ऑफ द स्टेट था उसके लिए हुआ। मुझे तो समझ नहीं आ रहा था दुश्मन जा रहा है कि दोस्त आ रहा है, क्या हो रहा है भाई। मतलब आपने कभी देखा इस लेवल का हेड? यानी वो वॉशिंगटन में होता तो हम समझते हैं कि वो घर है, वो कहीं हजारों मील दूर अलास्का के एक एयरबेस पे, जहां पे विद इन 2 डेज सारे इंतजाम किए गए। पीछे एयरफोर्स 1 का तैयारा खड़ा है, इधर रशिया का वो तैयारा खड़ा है, और बीच में कोई दर्जनों फाइटर जेट्स खड़े हैं, और B-2 बॉम्बर की सलामी हो रही है। I haven't seen that kind of a protocol and reception for any head of state. ये आसिम मुनीर मिलने गया था ना, चोरी छुपे पिछले दरवाजे से, कोई फुटेज भी अवेलेबल नहीं है, कोई तस्वीर भी अवेलेबल नहीं है, वो पिछले दरवाजे से वो किसी ने ली, वो ANI ने शायद एक ले लिया था, उनको क्रेडिट जाता है, तो यूं लगता था जैसे जेल के अंदर जा रहा है, बिकॉज दे डू नॉट मैटर टू अमेरिका। ये तो ऐसे ही है कि ईरान का मसला था उस वक्त, फिर ये चाइना के इश्यूज चलते रहते हैं, तो भाई आजा बच्चे तू आजा। पाकिस्तान में ट्रम्प डिड राइट थिंग। पाकिस्तान में वो क्या प्राइम मिनिस्टर को बुलाता या पाकिस्तान के प्रेसिडेंट को बुलाता? उन बेचारों की तो कुछ सही नहीं है। ये पाकिस्तान के आर्मी जनरल, इनकी कोई औकात नहीं है वर्ल्ड वाइड, लेकिन पाकिस्तान के ये किंग है। ये अपनी छड़ी से यूं कह देना प्राइम मिनिस्टर को, नोक से, तुम हटो, वो यूं हाथ बांधते। बिकॉज पाकिस्तान, वो एक हमारे दोस्त का शेर है कि एक मासूम सा परिंदा भी अपनी जगीर में शिकारी है। ये अपनी जगीर के शिकारी हैं, बाहर इनकी कोई औकात नहीं है, टके की इनकी कोई वैल्यू नहीं है। अच्छा, इंडिया शायद इसलिए नहीं करता, मैं समझता हूँ, हमने पीछे बात छेड़ी लॉबी वॉबी अमेरिका में, बिकॉज इंडिया को पता है कि मैं वो देश हूं जो खुद स्टेक हूं, मैं कोई मतलब हजम होने वाली शायद तो हूं नहीं। अब ट्रंप ने सोचा कि यार मोदी मेरा दोस्त है, भारत अभी भी डेवलपिंग नेशन है, मेरी एक बात पे मोदी जी यहाँ कनाडा आए हुए थे 17-18 जून को, तो यहाँ से वो आ जाएंगे, या एटलीस्ट इतना ही मान लेंगे कि यार मैंने ये ट्वीट की थी कि मैंने आप दोनों देशों की सुलह करवाई थी, तो वो मैं ही था। मोदी जी ने वही काम नहीं किया। अब उसने कहा कि ठीक है, फिर मैं जरा ऐलान तो, अभी सैंक्शंस लगी नहीं है या पेनल्टीज लगी नहीं है भारत के ऊपर वो पता नहीं क्या होना उसका, 27 अगस्त को देखेंगे। अभी बोल रहा हूँ टीम नहीं आनी। ठीक, तो ये है सीन सर जो आज का इस वक्त जब हम तो डिस्कस कर मगर रहे हैं। इसके ऊपर थोड़ा चर्चा करते हैं कि मेरे हिसाब से कि किसी भी कल्चर को समझना बहुत जरूरी होता है। दैट इज द जॉब ऑफ अ फॉरेन ऑफिस। फॉरेन ऑफिस का काम होता है, जब आप समझ लो आप एक अमेरिकी हो और आप भारत में आते हो, तो आप भारत को स्टडी करते हो, भारत के तौर तरीके। फॉर एग्जाम्पल भारतीय लोग, मैं नहीं कह रहा हूँ दूसरे कल्चर्स इमोशनल नहीं होते, मगर भारतीय कलेक्टिवली बहुत इमोशनल जी, होते हैं। बॉलीवुड का बड़ा असर है, बहुत हम लोग ओवर ड्रामेटिक, वो थोड़ा थोड़ा सदियों का ये नाच राना। गाना। तो मैं मतलब मुझे बहुत क्रिंज लगता था जब वो क्या गारसेटी था, हाँ, गारसेटी था जो वो एम्बेसडर न्यूयॉर्क शुदाइयों का के जैसे नाच गाना करता था, उसको लगता था ये वो गधे हैं। था। Now he might think, but see, to assume that Garcetti was just the man who was dancing is wrong. He must be much more than that. Yes. But the point is, they thought we are like that. When I see the Indian ambassador historically, other than Sandhu साहब था उनका जी नाम, जी 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 जो सर, वापस 2 बार हुए थे, हाँ हाँ, which is very rare, मगर वो 2 बार हुए हुए थे, बिल्कुल ठीक। with him and a few others, इक्का दुक्का being an exception.
I generally don't see that kind of a thing in the Indian Foreign Office. Yeah. Indian Foreign Office does not believe in having desks to study cultures and countries. Yeah. And you can correct me if I'm wrong. बिल्कुल ठीक कह रहे हैं. They don't study the culture the way it should be. मतलब आज कोई आदमी अगर वेस्टर्न यूरोप में रह रहा है, उसको उठा के अफ्रीका भेज देंगे. Yes. अरे भाई वो वेस्टर्न यूरोप में उसको 10 साल नहीं, फिर वो करप्शन हो जाएगी, ये हो जाएगी. भाई मगर वो तो वैसे ही हो रही है. वो तो वैसे ही हो रही है. तो क्या तुमने उखाड़ा? वो हर देश में होती है. नहीं मगर सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स. और दूसरा ये जो लॉबिंग का जो शशांक मट्टू का आर्टिकल था, मैं उसके ऊपर जी. If Pakistan is outspending, it's not India is not spending on lobbying in America. Right. They are. मगर उस आर्टिकल का कहने का अर्थ ये था, तात्पर्य ये निकालना चाहिए कि अगर भारत 100 रुपए डालता है तो पाकिस्तान 300 रुपए डाल रहा है. राइट. तो क्या पाकिस्तान को उस 300 रुपए का रिटर्न मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? ये मेरा आपसे पहला क्वेश्चन है. ठीक है. देखिए, अगर पाकिस्तान ना भी डाले ना 300 रुपए, तो भी उनको रिटर्न मिलेगा, बिकॉज वो उनकी जेब में है. ये तो पाकिस्तान ऐसे जाया कर रहा है पैसे. वो इसलिए जाया कर रहा है कि वो जो 300 रुपए खर्च करने वाले हैं, उनके चांसेस होते हैं कि वो 200 रुपए और बना देंगे. फ्रैंकली मैं आपको बताऊं. अच्छा, उसमें भी करप्शन है. मतलब क्या होता है कि 300 खर्च करना, कहते हैं जी 500 होंगे, 200 अपनी जेबों में आए और बाकी. अच्छा देखिए, पाकिस्तान को एक जो एज है तमाम तर उनके ब्लंडर्स के बावजूद, अगर हम भारत से करें, वैसे तो मैं कंपेयर भारत से पाकिस्तान को कर ही नहीं सकता, लेकिन चलिए इस इशू पे कर लेते हैं. उनके जो लोग होते हैं या उनका जो डायस्पोरा है, वो पैशनेट होता है. वो झूठों पे पले बड़े हैं मोस्ट ऑफ देम, और वो उस पर बिलीव करते हैं कि ये झूठ नहीं है, ये सच है. जैसे पाकिस्तान की इंडिपेंडेंस हुई, पाकिस्तान की इंडिपेंडेंस तो बनती नहीं है, ये तो नया देश था. इंडिपेंडेंस तो उसकी होती है ना, जो एक पुरानी सिविलाइजेशन, एक पुराना देश होता है, वो इंडिपेंडेंस ले अपने कॉलोनियल मास्टर से. पाकिस्तान तो बना था, ठीक है, लेकिन उन्होंने अब यही दुनिया में नैरेटिव सेट कर दिया कि हम भी इंडिपेंडेंस हमने ली थी 40. भाई तुम उससे पहले एक नाम से एग्जिस्ट ही नहीं करते थे, तो तुमने काहे की इंडिपेंडेंस ली? ठीक है, तुम तो पैदा हुए. ठीक. लेकिन ये बात वेस्टर्न सर्कल्स में ये एस्टैब्लिश कर दी है. क्यों? पाकिस्तानी, उनको क्रेडिट जो जाता है वो पैशनेट होते हैं. अच्छा, हमारे यहाँ भी आपको देश भगत और इस तरह के यहाँ कनाडा अमेरिका में कम्युनिटी मिलेगी, लेकिन ये जरा बातें करने में है, इन्वेस्टमेंट करने में इंटरेस्टेड नहीं है. आप देख लीजिए कनाडा में, मैं ये नेगेटिवली नहीं कह रहा हूँ लोगों के लिए जो पाकिस्तानी यहाँ पे एमपीज हैं, पाकिस्तानी बैकग्राउंड के हैं, वो यहाँ पे 6 हैं, ठीक है, भारतीय बैकग्राउंड के भी हैं, मगर उनमें से अक्सर तो मानते ही नहीं हम भारतीय बैकग्राउंड के. जो एक दो अपने आप को भारतीय बैकग्राउंड का कहते हैं, वो कोई जिक्र ही नहीं करते. अभी 15 अगस्त हुआ ना, आप सिर्फ कनाडा की बात ना करें, अमेरिका में देख लें, सारी जो इनकी एलीट डायस्पोरा की लीडरशिप है, वो इतनी एक्टिव है. और वो मतलब अभी पाकिस्तानी कॉन्सुलेट यहाँ टोरंटो में सारे पाकिस्तानी बैकग्राउंड की जो एमपीज हैं, सेनेटर्स हैं, ग्रीन रंग का लिबास पहन के पहुंचे हुए थे. यहाँ आप और मैं दोनों मौजूद थे. हाँ, हम हमारे भारत के कॉन्सुलेट के ऑफिस में, वहां पे भारतीय बैकग्राउंड के एक दो लोग थे, बाकी सब बड़ा ही नॉर्मल सा था फंक्शन. ठीक. और जो एक दो लोग थे, उनकी भी कोशिश थी, जो एमपीपीज थे, फ्रैंकली नाम नहीं लेते, हमारे दोस्त हैं, उनकी भी कोशिश थी कि भारत से अपने आप को जरा कम ही एसोसिएट करें. ठीक है ना जी, नाम नहीं लेते. ठीक है ना जी. तो अच्छा, ये जो है ना लॉबिंग कैसे होती है? बस उनका वो था, मैं बड़ा इंडिया वेकेशन पे गया हूँ या गई हूँ. तो अब इन लोगों के मुकाबले में जो पाकिस्तान के एमपीपीज, लेडीज एमपीपीज गई हैं, सब ने ग्रीन रंग के लिबास पहने हुए थे. ठीक है, सब वहां पे अपनी बातें कर रहे. वो फिर लॉबी, वो जो उसमें कोई पैसा नहीं खर्च हो रहा, वो उनका प्रोटोकॉल होता है. व्हेन दे गो टू पाकिस्तान, रेड कार्पेट होता है. यही अमेरिका में जो इनकी डायस्पोरा के बड़े बड़े लोग हैं, पाकिस्तानी कम्युनिटी के, उनको होता है. मैं उनको क्रेडिट दे रहा हूं, ऑनेस्टली मैं आपको बता रहा हूं. हमारे जो है देशभक्त, बातें जितनी मर्जी करवा ले, यहां कितना कितना बड़ा बिजनेसमैन नहीं है, मतलब $500 बिलियन के एसेट्स वाले लोग भी हैं. यू एंड आई नो देम. ठीक है, काम कोई नहीं है. तो मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूं कि जो आपने लॉबिंग की बात की कि वो $100
रुपए के बराबर में 300 खर्च करते हैं। मैंने कहा कि शायद वो भी ना खर्च करें तो उनकी लॉबिंग ऑलरेडी हो रही है उनके डायस्पोरा से, प्रैक्टिकली होती है। हमारा डायस्पोरा एक्टिव है व्हाट्सएप पे, जितनी चाहे बातें करवा लें, बड़ी से बड़ी बातें। इन्वेस्टमेंट ग्राउंड पे नहीं है। तो आप तो सरकार का रोना रो रहे हैं कि हमारी भारतीय एमईए या दूसरे जो अदारे उस तरह खर्च नहीं करते। मैं आपसे एग्री करता हूँ, समाज को समझना तो होता है। हमारा जो एक बाबू कल्चर है, देखिए हम सब देसी हैं, पाकिस्तानी हो, बांग्लादेशी हो, तो ये भी अपनी इनकी भी लिमिटेशन है, पाकिस्तानियों की भी, रिलीजन की भी, ये सब कुछ। लेकिन इसके बावजूद ये इंडल्ज हो जाते हैं। अमेरिकन सेनेटर से मिलेंगे, उनके स्टाइल में मिल लेंगे। पाकिस्तानी जो भारतीय हमारे यहाँ पे बाबू हैं बड़े बड़े, उनकी कोशिश नहीं होती कि वो अमेरिकन और कैनेडियंस के साथ, अमेरिकन और कैनेडियन स्टाइल के साथ, उनकी कोशिश होती है कि हम अपने ही बाबू स्टाइल में मिलेंगे। तो इस तरह फिर वो ना आपकी कम्युनिकेशन नहीं हो पाती। बहुत सारे काम पैसे से नहीं होते, बहुत सारे लहजे से होते हैं। आपकी बॉडी लैंग्वेज भी सम टाइम वर्क नहीं करती, बॉडी लैंग्वेज वर्क करती है। अब हम जैसे, जो आप जैसे और मेरे जैसे जो स्टूपिड लोग हैं, हम तो अपने भारतीय सिविलाइजेशन को यही कहेंगे ना कि यार कभी हमारे साथ, हमें कुछ नहीं चाहिए आपसे, हमारी सलाह भी सुन लिया करो कुछ बैठ के हम तुम्हें, बिकॉज वी लिव हियर, वी वर्क हियर, वी अंडरस्टैंड द डायनामिक्स हियर। लेकिन वो चूंकि अपने आप को समझते हैं कि उनसे बड़ा कोई एरिस्टोटल नहीं है, तो फिर हम क्या कर सकते हैं। मगर ये बड़ी बड़ी फैसिनेटिंग चीज है कि हाउ मच ऑफ दिस, अगर मैं आपको सेकेंड हाफ ऑफ ये क्वेश्चन इसमें जाऊं, कि how much of it is also got to do with just Pakistan being lucky in terms of its geography and the geopolitical importance that Pakistan has in the perception of these Western powers. So they would indulge Pakistan even if Pakistan was not spending that kind of lobbying money. कि it's a bit of both. कि एक West अपने आप को convince करके बैठा हुआ है कि in our eyes this is very important. And we need to control this place to have a foothold in Russia and other places. And we can't afford Pakistan to go completely into the Chinese camp. तो क्योंकि हम उसको, और जबकि वो पूरी तरह से जा चुका था, और वैसे पाकिस्तान भी क्या बेशरम है, उसको सुक्का पलटी भी मार लिया उसने, ऐसा मतलब चीनी। और मगर चीनी इतना आसानी से भूलने वालों में से नहीं है वो भी बात करता हूं। हाँ, तो वो उसके ऊपर भी आएंगे हम। मगर कहां तक ये भी है कि पाकिस्तान की जियोग्राफी ऐसी है, जो वेस्टर्न जो एक इंटेलिजेंसिया है, उनके दिमाग में ये बैठा हुआ है कि भाई ये बहुत जरूरी है। और जब तक वो बहुत जरूरी है, पाकिस्तान का ये मतलब एक लॉटरी लगी रही। क्यों मैं आपको कहता हूं कि आसिम मुनीर जैसा आदमी डीसी में अभी इस बार गया, जो टैंपा फ्लोरिडा में था, किधर जी टैंपा फ्लोरिडा में। अभी ठीक है, प्रिंट की रिपोर्ट के ऊपर ही जा रहे हैं हम, क्योंकि वी डोंट हैव एनी वीडियो और हाँ, नहीं, ऑडियो पाकिस्तानी व्लॉगर्स के भी कुछ आ चुके हैं, उन्होंने भी कंफर्म किया है जो प्रिंट ने कहा, बल्कि इससे आगे बताया उन्होंने। सो एक आदमी, एक जेनोसाइडल मेनियक अमेरिकन सॉइल पे जाता है और बेसिकली बोलता है मैं आधी दुनिया को बम मार देना है। और अमेरिकन मीडिया जो भारत की इतनी सी चीज को भी इतना बताती है, ठीक है जी, वो बोलता ही नहीं। एक आदमी अमेरिका में जाके आधी दुनिया को न्यूक करने की धमकी देके चले गया। ये क्या लॉबिंग है? ये कैसे सीखे भारत? नहीं, ये लॉबिंग नहीं है, ये पाकिस्तान का पपेट होना है। ओके, वेस्टर्न वर्ल्ड, आपने बात की जो जियो स्ट्रेटेजिक पोजीशन है, सो कॉल्ड, कभी इसकी थोड़ी बहुत इंपॉर्टेंस होती थी। अगर हम रशिया के साथ, जब अफगानिस्तान रशिया ने इन्वेड किया था, मैं उस ज़माने में ऑन एंड ऑफ सेंट्रल एशिया आता जाता रहता था, और मेरी इस तरह की जर्नलिज्म थी कि मैं उनको डील किया करता था, तब था। अब तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ज़माना है। अब तो ये जो है ना, जो लोकेशंस हैं वो मैटर नहीं करती। एंड बाय द वे, भारत की जो जियो स्ट्रैटेजिक पोजीशन है वो कोई कम इम्पोर्टेंट नहीं है, वो पाकिस्तान से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। पाकिस्तान को इम्पोर्टेंस क्यों मिलती है? ये सेंट्रल एशिया, ये इधर अफगानिस्तान और ईरान, यही है ना। चाइना के साथ थोड़ी सी एक टिप मिलती है।
उधर मामला ये है कि जर्मनी तो रशिया से ड्राइविंग करके आप जा सकते हैं, तो यूरोपियन को क्या मतलब पाकिस्तान की जियो जो स्ट्रेटेजिक पोजीशन है उससे इंटरेस्ट हो सकता है। चलिए यूक्रेन तो हमेशा रशिया के लिए एक रहा मसला, लेकिन पोलैंड में बैठी हुई है आर्मी, बैठी हुई है अमेरिकन, यहाँ जर्मनी में बैठी हुई है, वहां से तो घंटे एक की फ्लाइट है रशिया के लिए, हाँ जी, मतलब कोई इश्यू ही नहीं है। तो यहाँ पाकिस्तान को इंपॉर्टेंस थी सिर्फ ये तालिबान वालिबान, ये अब तालिबान उनकी अपनी जेब में है। तालिबान 2 जो है वो इस वक्त दोहा के बाद जो नया सीन बना, दोहा समिट के बाद, वो तालिबान इनकी अपनी जेब में, अमेरिकन की बैठा हुआ है। वो पाकिस्तान की तो वो सुनते नहीं तालिबान। ईरान भी पाकिस्तान की सुनता कोई थोड़ा है। चाइना के अब एक ज़माने में कभी था हेनरी किसिंजर के ज़माने में कि चाइना के साथ थोड़ी बहुत बातचीत कराने के लिए उस वक़्त ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो वग़ैरह ने कोई रोल अदा किया। अब तो उनका 5 नहीं 500 क्या शायद 600-700 बिलियन डॉलर का अमेरिका का और चाइना का आपस में ट्रेड है। डिस्पाइट ऑल दोज़ ट्रेड वॉर। अभी हमने देखा कि कोई चाइना पे सैंक्शन लगाने की बात तो नहीं कर रहे। 90 डेज़ हर बार उसने बोला 120 करूंगा, चाइना ने बोला तुझे जो करना है कर ले, तू जा, तू देख लेंगे तेरे को। ठीक, चूंकि चाइना के जो वहां से सप्लाई होती है चीजों की, उनके बगैर ना अमेरिका चल सकता है या ना यूरोप चल सकता है। भारत के साथ अभी उनका चूंकि 130 बिलियन डॉलर का है, तो वो अफोर्ड कर सकते हैं कि वो मतलब भारत से अगर फार्मास्यूटिकल कंपोनेंट्स नहीं भी आएंगे तो चाइना से तो आ रहे हैं ना, चाइना के साथ वो अफोर्ड नहीं करते। तो फिर पाकिस्तान की इंपॉर्टेंस क्यों रहेगी? पाकिस्तान की इंपॉर्टेंस ये है कि वहां पे बैठा हुआ ये एक ऐसा देश है जिसको जो कहना है करेंगे। आपने बोला कि वो अमेरिका में बैठ के कह रहा है मैं तो पूरी आधी दुनिया को लेके चला जाऊंगा, तो अमेरिकन कहते हैं कि यार ट्रंप इससे ज्यादा अनरीजनेबल बातें करता है तो ट्रंप अपना ही आदमी, ये तो हमारा बचुंगड़ा है बेचारा, ये जो पाकिस्तान का चीफ आर्मी स्टाफ है, ये तो ऐसे ही मतलब पिए बगैर ही कुछ बोल गया है, तो हु केयर्स। लेकिन जब भारत कुछ बोलेगा तो दैट मैटर्स टू वेस्टर्न वर्ल्ड। जब जयशंकर जी कुछ एक स्टेटमेंट देंगे कि जी वेस्टर्न वर्ल्ड जो है वो अपने मसलों को दुनिया का मसला समझती है और दुनिया के मसले को अपना मसला नहीं समझती, तो जब जयशंकर जी इतनी फिलोसफिकल बात कहेंगे तो वेस्ट कहेगा कि यार ये भारत जो है ना ये बहुत डीप थिंकर है और बातें हमारी समझता है, तो ये डेंजरस है। पाकिस्तान जो मर्जी बकबक करता रहे, वो तो सर पाकिस्तान का ये जो चीफ मार्शल वट ये जो है फील्ड मार्शल जर्मन एम्बेसडर का एक फोन जाएगा ना, बात खत्म है। मतलब मैं जर्मन एम्बेसडर की बात कर रहा हूँ, अमेरिकन एम्बेसडर तो बहुत बड़ी शय होता है। तो उनको पता है कि ये मर्जी जो मर्जी बकबक करते रहे, ये हमारी जेब में है, इनका कोई इश्यू नहीं है। तो इसलिए भारत उनके लिए मसला है। भारत के साथ स्ट्रेटेजिक अलायंस भी करना है, क्वाड में भी भारत को साथ रखना है, लेकिन ब्रिक्स में भारत क्यों है, ये प्रॉब्लम है कि यार या फिर क्वाड में आ जाओ। अच्छा भारत भी शायद मेरी ओपिनियन में क्वाड में रहे, ब्रिक्स को छोड़ दे, अगर भारत को पता हो कि ये ट्रस्टवर्दी है, मगर भारत को पता है कि वेस्टर्नर्स ट्रस्टवर्दी नहीं है। तो इसलिए भारत की पॉलिसी बिल्कुल ठीक है कि भाई हम तुम्हारे साथ भी जितना हो सकता है काम करेंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है हम अपनी सोवरेन सिचुएशन या पोजीशन को छोड़ दें। कोई बड़ा देश वेस्टर्न वर्ल्ड को एक्सेप्टेबल नहीं है। उसमें 3 बड़े देश हैं, ये चाइना, रशिया, भारत, और इसके अलावा अब ब्लॉक कुछ बन गए। अफ्रीका के कुछ ब्लॉक बन गए जो अब वेस्टर्न वर्ल्ड के लिए चैलेंज बन गए। वो पहले अलग-अलग देश उनके लिए प्रॉब्लम नहीं था। इसी तरह ये अब ब्राज़ील भी कोई थोड़ा-सा प्रॉब्लम बन गया। तो ये अब प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होगा? वेस्ट इस पे लगा हुआ है। ये जो आज की मीटिंग है, ये सिर्फ यूक्रेन और रशिया की मीटिंग नहीं है। इसमें ये बातें भी डिस्कस होनी है कि भाई आफ्टर ऑल इस मसले को रिजॉल्व करेंगे तो ये जो अब बड़े प्रॉब्लम्स हैं कि ये जो दुनिया की उभरती हुई ताकतें हैं, भारत उभरता हुआ है, चाइना ऑलरेडी उभर चुका है, रशिया को हमने रेड कार्पेट दिया है, तो भाई हमें कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा अपने आप को कंसोलिडेट करने के लिए, और कुछ ना कुछ तो झुकना पड़ेगा, अदरवाइज हम टूट जाएंगे। सख्त टहनी जो होती है वो उनको पता है, वेस्टर्नर्स को स्टूपिड तो नहीं, वो टूट जाती है। अब ट्रंप स्टूपिड है, इगोसेंट्रिक है, नार्सिसिस्ट है, मगर डीप स्टेट तो समझती है बातों को। तो फिर
इसमें ट्रम्प का क्या खेला है? मतलब इज इट एज सिंपल एज कि वो कैननास्किस रिजॉर्ट में गए थे? मैं तो था भी वो रिजॉर्ट में जब ये पूरा किस्सा हुआ था, कॉमेडी। तो मतलब वो मोदी ज़ेलेंस्की को मिलने वाले थे, सडनली हमको फोन आता है जी वो कैंसल। फिर मेरे को अंदर से फोन आया एक मित्र का कि ऑरेंज मैन से बात चालू है प्रधानमंत्री की। फिर थोड़ी देर के बाद फोन आता है कि ऑरेंज मैन के साथ बात बड़ी गंदी हुई है। मोदी जी ने बेसिकली ऑरेंज मैन चाहते थे कि हम उधर जाएं। या और उसके बाद आपने देखा था कैबिनेट सेक्रेटरी का एक वो बहुत ही स्टिंकर जी सा जी प्रेस रिलीज था। मतलब ये वो क्या हो गया, ये वो ऐसा वीडियो स्टिंकर, रिलीज था, वीडियो रिलीज ऐसा स्टिंकर, इतना जबरदस्त स्टिंकर था वो। तो मैं बोला यार कभी इंडिया मानो ये बहुत गंदी कॉल हुई है कि ऐसा प्रेस मतलब वो हुआ होगा। या मतलब ट्रम्प इतना इतना ईगोसेंट्रिक है कि वो सोच रहा था कि वो अजरबैजान और वो दूसरे देश वाला आर्मीनिया आर्मीनिया वाला के बीच में जैसे वो बैठ के ऐसे हैं करा रहा, भारत और पाकिस्तान को वो कराता था वो। मतलब ट्रम्प इतना इम्प्रैक्टिकल अनरियलिस्टिक आदमी है। इज ही दैट सिली? ही थॉट दैट इंडिया विल गिव हिम दिस, इंडिया विल टेक 1000% टैरिफ्स बट नॉट गिव हिम दैट। देखिए ट्रम्प का जो इडियोटिक होना है इंटरनेशनल सीन पे, वो सिर्फ भारत के लिए नहीं है, वो खुद अमेरिकन पॉलिसीज के लिए हमें ऑन एंड ऑफ डेली बेसिस पे नजर आता है। लेकिन अमेरिका की पॉलिटिक्स को और उसके सिस्टम को समझना पड़ेगा। उनकी डीप स्टेट भले से जितनी चाहे स्ट्रांग हो, मगर उनका जो प्रेसिडेंट होता है, जब उसके पास मैंडेट भी हो, जैसा कि मैंडेट अभी ट्रम्प के पास है, वो सुपरसीड कर सकता है हर चीज को। आफ्टर ऑल अगर ये सिस्टम नहीं होगा तो अमेरिका अमेरिका नहीं रहेगा। जितना मर्जी अमेरिकन सेनेटर्स और कांग्रेसमैन वुमेन वट उनको लाइक करें या डिसलाइक करें ट्रंप को, लेकिन ट्रंप की बुलशिट को सहना होगा, ये उनके सिस्टम का हिस्सा है। अच्छा, वहां पे भारत की तरह कोई दर्जनों पॉलिटिकल पार्टियां तो है नहीं, ठीक है ना, जो शोर शराबा होगा। वहां पे ट्रंप चाह रहा है कि एग्जेक्टिव ऑर्डर जिस तरह वो जारी कर रहा है, इस अनप्रेसिडेंट है कि वो डेली के बेसिस पे सम टाइम में एक एक दर्जन कर देता है। उसके पास ये पावर है, इसको अच्छा नहीं समझा जाता, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल उसके पास राइट है। अब कई कॉन्स्टिट्यूशन उसके राइट्स हैं, वो कोर्ट्स में चैलेंज हुए हुए। तो देखिए और काफी जगहों पे तो मुझे लगता है ये टैरिफ वॉर में भी वो इवेंचुअली हार जाने वाला है। शायद काफी चांसेस है उसके हारने के। क्यों? उसका सबसे बड़ा जो नुकसान है वो अमेरिका को खुद होना है, हाँ, टैरिफ इज अ कॉस्ट ऑन द पॉपुलेशन इनसाइड। कंज्यूमर। इसीलिए तो मैं इंडिया को हमेशा क्रिटिसाइज करता हूँ, हमारे क्या इतने हाई टैरिफ रखे हुए पागल के जैसे इंडिया में। सो इन अ वे व्हेन इट ऑल स्टार्टेड, मैं तो ट्रम्प को बोला था, मतलब वेरी गुड, अच्छा तू थोड़ी चीजें तो ट्रम्प टैरिफ कम करो। मगर ट्रम्प क्या वाहियात आदमी है, हमारी डेयरी इंडस्ट्री को खोल देंगे हम लोग, पागल है तू? तुम्हारे ये हार्मोन लेडन मिल्क को हम लोग इंडिया में क्यों लेंगे? हम नहीं हैंडल कर सकते। तो उसमें हमारे लेबल लगा देना हाँ। कि अभी जैसे इंडिया में जब हार्ली डेविडसन की उसने डिमांड जी की जी थी, जी इंडिया ने इमीडिएटली हाँ बोल दिया। हाँ, तो कितनी बिकी है? हाँ, क्योंकि इंडिया को कॉन्फिडेंस था इसकी टट्टी बाइक किसी ने खरीदनी ही नहीं है। वो हमारी रॉयल एनफील्ड में वो ढटर 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 करके लोग ही चलाने वाले हैं, बिकॉज हम कॉस्ट सेंसिटिव सोसाइटी है। कॉस्ट सेंसिटिव के अलावा भारत का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है शहरों का खास तौर पर, हाँ, उसमें वो चल ही नहीं सकती हार्ली डेविडसन। हाँ, तो वो शुदाई है, उसको जो करना करो। मैं बोला जहाँ पे, अरे उसको एग्रीकल्चर में हमने स्ट्रॉबेरी ब्लूबेरी में हाँ बोल दिया, हाँ उसको वीट के अंदर भी बोला कि थोड़ी जगहों पे चल ठीक है तेरे को कोटा दे ठीक है। देंगे। अभी जीएमओ, अरे जीएमओ में नहीं बोलेगा यार भारत, हाँ यार तुम पागल हो, हम हमारी पूरी फार्म एक एक आपने ये, मैं आपको बैकअप करने के लिए बोल रहा हूँ को कि भारत एक डेमोक्रेसी है भाई, हमारे इलेक्शंस रियल होते हैं भाई। हम आसिम मुनीर नहीं है कि ओ एन्नू कड्डो अन्नू पाओ, एन्नू कड्डो अन्नू पाओ, अन्नू कड्डो एन्नो पाओ। हम नहीं करते वो। हमारे यहाँ पे कोई भी पॉलिटिशियन एग्रीकल्चर और डेयरी सेक्टर जिसमें करोड़ों वोट्स हैं, उनको ऐसे ही छोड़ देगा? पागल है मोदी। ये मतलब ये क्या अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन है ये ट्रम्प। तो बात वही आती है पाकिस्तान की, तो इसमें पाकिस्तान का क्या स्किल है? ये तो पाकिस्तान एक डिक्टेटरशिप है, तो ऑब्वियसली डिक्टेटर से डील करना, और वो भी एक भूखी नंगी डिक्टेटरशिप। तो इसमें इंडिया की गलती कहां से आती है? नहीं नहीं, इंडिया की गलती नहीं, मैं नहीं इसमें कह रहा हूं, आपने कहा कि ये नहीं नहीं जो इंडिया का नहीं नहीं, क्रिटिसिज्म होता है। मैं कहता हूँ इंडिया की गलती इसलिए है कि इंडिया है एक वाइब्रेंट डेमोक्रेसी है। अब ट्रम्प ये अगर एज्यूम करे कि मोदी मेरे दोस्त हैं, तो मैं मोदी को जो कहूंगा पर्सनल लेवल पे हो जाएगा, ये आसिम मुनीर तो है नहीं, ठीक है।
अब अमेरिका को, वेस्टर्न वर्ल्ड को, जो हमेशा डेमोक्रेसी का ये प्रचारक करते रहते हैं, दहाइयों से कर रहे हैं, इनको डिक्टेटर सूट करते हैं। क्योंकि डिक्टेटर का फायदा ये होता है कि एक फोन उठाया एम्बेसडर ने, आसिम मुनीर को कहा जी कि ये हम चाहते हैं, उसने कहा जनाब हो गया, होने से पहले उसने कहा बस हो गया, डन। अच्छा ठीक है ना? तो इनको तो ये लोग चाहिए होते हैं ना। असल में प्रॉब्लम बड़ी सीधी सी है। भारत में हमारे दोस्त सही समझते हैं कि हम एक अजीम डेमोक्रेसी और हैं, हम एक वाइब्रेंट इकोनॉमी है, हम एक वाइब्रेंट मुआशरा है, मगर यही बातें तो वेस्टर्न वर्ल्ड को सूट नहीं करती। वेस्टर्न वर्ल्ड को तो आपका वाइब्रेंट होना सूट नहीं करता। नहीं उनको तो चाहिए पपेट। वेस्टर्न वर्ल्ड को तो पपेट और डिक्टेटर चाहिए होते हैं। उनको अब 20-30 जगहों पे फोन मिलाना, टाइम जाया करना, कुछ होगा नहीं होगा, बेकार है। वो सीधा सीधा बंदे को डील करे। अब देखिए ना, ट्रंप ने जो अभी रेड कार्पेट दिया है पुतिन को, वो इस होप में दिया है ना कि मुझे पुतिन के रशिया से डील नहीं करना, पुतिन ने जो कह दिया वो हो जाएगा। आफ्टर ऑल प्रेसिडेंट पुतिन जो है वो सॉर्ट ऑफ डिक्टेटर है फॉर हिज ओन कंट्री। मैं इनको बुरे शब्दों में नहीं कह रहा, मैं इसलिए कह रहा हूं कि रशिया इसी तरह चल सकता है। अगर रशिया में आप डेमोक्रेसी ले आएंगे तो रशिया टूट जाएगा। आप चाइना में डेमोक्रेसी ले आए, चाइना टूट जाएगा। इंडिया में डेमोक्रेसी है, इंडिया इसलिए नहीं टूटा कि उस डेमोक्रेसी ने बड़े बड़े स्ट्रेस टेस्ट ले लिए हुए हैं ड्यूरिंग द पास्ट 70 और 8 लोगों की इयर्स। एक मंशा होती है। ठीक है ना? इंडिया में जो देशभक्ति है, इंडिया में रहने वाले लोग, वो इस तरह की एक स्ट्रेस टेस्ट ले लिए। असम की भी हो गई गड़बड़, पंजाब में भी गड़बड़ देख ली, कश्मीर में भी गड़बड़ देख ली, मैक्सिमम लेवल की देख ली। अब इससे ज्यादा क्या होगी? फिर भी इंडिया इंडिया रहा ना। तो अब ये वेस्टर्न वर्ल्ड को समझ आ चुकी है कि इंडिया सारे स्ट्रेस टेस्ट से गुजर चुका हुआ है। इंडिया पपेट देश नहीं है कमबख्त, हम इसका क्या करें? तो फिर वो पाकिस्तान से दबाव डाले, पाकिस्तान को थोड़ी सी उंगल दे, उश्कल दे। अच्छा, अब ट्रंप का एक ऑन टॉप ऑफ दैट, अमेरिका हमेशा से ऐसा करता था, सटल तरीके से करता था। ट्रंप ने अब नंगे तरीके से करना शुरू कर दिया। ट्रंप का जो नंगापन है ना, मैं उसको बुरा नहीं कहता, इसलिए कि वो खुद अमेरिकन के साथ ही वही नंगापन कर रहा है। वो अपने देश के साथ भी कर रहा है, वो यूरोपियन को, कैनेडियंस को भी उसी तरह का ठींगा दिखा रहा है जिस तरह का अपने देश के लोगों को दिखाता है। तो ट्रंप इस एतबार से जेन्युइन आदमी है कि वो एक ही तरह से बिहेव करता है पूरी दुनिया को। बस मेरे को पैरी पहना करो तुम लोग। बस ट्रंप बेसिकली क्या है? ट्रंप इज दैट मैन हु विश्ड ही गॉट अ कंट्री लाइक अ डिक्टेटर हैज अ कंट्री। एब्सोल्युटली। उसको लगता है अन्ना नु मिल गया, मैनू क्यों नहीं देंदे, मैनू भी दे दियो। और उससे हैंडल नहीं होती वो रियलिटी की भाई नहीं डेमोक्रेसी है, लोग तो तुझे गालियां देंगे। अच्छा, प्रेसिडेंशियल पावर इतनी होती है अमेरिका में प्रेसिडेंट के पास कि वो ऑलमोस्ट डिक्टेटर बन सकता है, और ट्रंप ऑलमोस्ट बन गया हुआ है। प्रेसिडेंशियल जो पावर्स है ना, वो अनप्रेसिडेंट लेवल की है। दुनिया में ऐसी कोई हेड ऑफ द स्टेट, डेमोक्रेटिक किसी देश के हेड ऑफ द स्टेट के पास इतनी पावर्स नहीं होती जितनी ट्रंप के पास है। तो ट्रंप उनको मैक्सिमम लेवल पे एक्सरसाइज कर रहा है और वो उससे खेल रहा है, लेकिन कब तक खेल पाएगा? आफ्टर ऑल बाकी तो सारे 3.25 साल ही रह गए हैं। ओके, ये किसी ने पूछा था, मैं स्क्रीन पे भी डाल रहा हूँ, व्हाट हैज द आईएफएस डन राइट इन यूएसए? हैव एनआरआई हिंदूज डन गुड वर्क टू प्रमोट अस? तो क्या इसको क्या कहेंगे? देखिए, जरा ये बात दोबारा दोहराइए, मुझे ठीक से समझ नहीं आई कि क्या। व्हाट हैज IFS done right in USA? Have NRI Hindus done good work to promote us? राइट। देखिए, जो एनआरआई की बात है, हिंदूज खास तौर पर जो है, मैं फिर वही बात रिपीट करूंगा कि इनफैक्ट पैसा कमाने में बिजी हैं, देशभक्ति भी है, मैं ये नहीं कहता, अमेरिका से भी मोहब्बत है, भारत से भी मोहब्बत है, मगर ठीक से स्ट्रेटजी पास नहीं है। मैं ऑनेस्टली आपको बताऊं, इसलिए कि मैं भी 15-20 साल से, मेरे सब बहन भाई हैं, इनको डील कर रहा हूँ। ठीक से स्ट्रेटजी नहीं है। अब ठीक से स्ट्रेटजी क्या होगी? ये अब टीवी पे बोलने का काम नहीं है, ये लंबी बात है। हम बैठ के प्यार मोहब्बत से सिर्फ चाय के एक कप पे बताने को तैयार है कि यार ये स्ट्रेटजी सिर्फ सुनो ना, इस पे अमल भी कर दो। तो ये है एक इसमें इम्पोर्टेंट। तो आपको क्या लगता है डायस्पोरा क्या रोल प्ले कर सकता है इस समय जो ये अंदर बाहर चालू है? देखो, कुछ तो डायस्पोरा के जो कमेंट मैं देख रहा हूँ वो काफी वाहियात किस्म के होते हैं कि तुम
ट्रम्प को जाके पैरी पहना कर दो भाई। मतलब एवरी टाइम समवन फ्रॉम द डायस्पोरा, मैं नाम नहीं लेना चाहता, या काफी पैसे वाले हैं जो सोशल मीडिया पे हाँ अंट-शंट बातें कर रहे हैं, हाँ उन्हें शायद इस चीज का एहसास नहीं है कि एक भारतीय जब अमेरिका को ऐसे करते हुए देखता है ना, तो भारतीय को वो न्यू इंपीरियलिज्म लगता है। भारतीय का मन कहता है साइमन गो बैक, क्योंकि उसने वो स्कूल में देखा है और उसकी वो लिव्ड मेमोरी है इंपीरियलिज्म की। तो एक एक ये भारतीयों का एंगल है। भारतीय, एक अमेरिका का वैसे भी नाम खराब है भारत में, लोग रियलाइज नहीं करते। राइट राइट राइट, वो तो पूरी दुनिया में खराब है। ठीक है, मैं आपको honestly 1971 में जो अमेरिका ने किया वो आज भी भारतीय भूला नहीं है, जी और आज भी वो जनरेशन का भारतीय जिंदा है। ऐसा ही और है। वो बाप है, माँ है, भाई है, बहन है, दादा चाचा, बहुत कुछ हो सकता है, और वो अपने बच्चे को बोलता है कि ये अमेरिकियों ने ऐसे भेजा था। वो तो अब पुरानी बात हो गई। 98, अब ये 2 हफ्तों की बातें करें ना। हाँ, जो ट्रम्प ने उसके किया बाद 98, राइट, ठीक है, ठीक 98 में क्लिंटन साहब ने लगाई थी जी जी सैंक्शन। हाँ, वो अलग बात है, एक साल बाद आके वो चले गए उन्होंने थे। चले गए और उन्होंने रिग्रेट भी किया था राइट उसको। राइट ही राइट, हैड ऑफिशियली रिग्रेटेड इट। यस यस, ठीक है जी, तब से ठीक हुए थे। तब से ठीक होने शुरू हुए। शुरू हुए थे। ये शुदाई पता नहीं क्या समझ रहा है। ये बहुत जरूरी है कि हमारा, और ऐसे में अगर हमारे एनआरआई आते हैं बोलते हैं यू हैव टू किस द रिंग, ओए पागल हो तुम, या तो तुम यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज हो गए हो ना, हम थोड़ी ना हुए हैं, या हम तो भारत में बैठे हैं, हम नहीं या कॉम्प्रोमाइज होते। एक जो इम्पोर्टेंट इशू है ना, जो मैं यहाँ पे जरूर हिंट देना चाहूंगा, आपने कहा कि एनआरआई क्या करें। हम हैं थोड़े से ना इमोशनल, थोड़े से नहीं, काफी इमोशनल लोग हैं। अमेरिका में, कनाडा में, यूरोप में जो एनआरआई के अच्छे बिजनेसमैन है, ऑर्गेनाइजेशंस है, ये डायलॉग सेशंस करें। अच्छा, जब ये मैं डायलॉग सेशंस की बात करता हूँ तो हम ना जज्बाती होके एकदम से एक ही तरफ को निकल पड़ते हैं। फिर हम अपने आप को ना फार राइट के एक तरह से साथ जोड़ लेते हैं। उसमें मैं कारण समझता हूँ कि हम डसे हुए हैं इस्लामिस्टों से, हम डसे हुए हैं खालिस्तानियों से, तो हम अपने आप को फार राइट से जोड़ लेते हैं। ये भूल जाते हैं कि फार राइट जो है वो मेन स्ट्रीम नहीं है। फार राइट इज नॉट मेन स्ट्रीम इवन इन कनाडा। यूएसए में किसी हद तक है। यूएसए इज द ओनली कंट्री जहां फार राइट मेन स्ट्रीम है। यूरोप में फार राइट अभी तक मेन स्ट्रीम नहीं हो सका। एएफडी ठीक है, सेकंड बड़ी पार्टी जर्मनी में आ गई, सब कुछ हुआ, लेकिन उसके ऊपर जर्मन इंटेलिजेंस ही हर वक्त बैन लगाने का सोचती रहती है। ठीक है, तो इस सारी सिचुएशन में हमारा जो डायस्पोरा है वो थोड़ा सा अपने इमोशन से बाहर निकल के, इमोशन दिल में रखे, लाइकिंग डिसलाइकिंग दिल में रखे, एक ब्रॉडर डायलॉग करें ब्रॉडर सोसाइटी के साथ। एकेडेमिया को एंगेज करें, मीडिया को अरेंज करें। हमारा प्रॉब्लम मैंने अमेरिका में भी देखा, मेरे बहुत सारे दोस्त हैं अमेरिका में और कनाडा में, तो हम रहते हैं। ये फिर क्या होता है यार, ये जो है ना सीबीसी या सीएनएन हमारे खिलाफ बात लिख देता है, बस इनसे कुट्टी, इनके साथ नहीं बैठेंगे। यार जो अपना साथी होता है ना, वो जरा उसको साइड पे रख दो। जो दुश्मन होता है ना उसको साथी बनाना इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है ना, जो आपसे एग्री कर रहा है वो उसके साथ कितना आप टाइम जाया करोगे। आप उसके साथ बैठो जो आपके साथ एग्री नहीं कर रहा। Yeah, basically if you sit with a person you're sitting, you agree with, you're just preaching to the choir. ठीक है ना, जो आपकी बात, जो मीडिया, एकेडेमिया, पॉलिसी मेकर्स जो आपकी बात नहीं सुन रहे, आप उनके साथ एंगेज हो, बैठे। अच्छा, फिर ये कहते हैं मुझे, मैं जब ये कहता हूँ ना तो फिर मुझे कहेंगे बड़े बड़े बिजनेसमैन, अच्छा जी फिर हमारी मीटिंग करा देना। तो मैं इनसे कहता हूँ यार, मीटिंग कराने के लिए एक एनवायरनमेंट बनानी होती है। कोई आपके पास ऑफिस है, कोई स्टाफ रखा हुआ है, क्या आप लोगों की ऑलरेडी आउटरीच है टोरंटो स्टार के जर्नलिस्टों के साथ, कोई दोस्तियां हैं, उस पर इन्वेस्ट किया हुआ है। ठीक है, इन्वेस्ट करना पड़ता है। अच्छा, फिर ये इंफ्रास्ट्रक्चर से लेके रिलेशनशिप बनाने की इन्वेस्टमेंट जो है ना, जब उसकी बारी आती है ना, तो ना ये टाइम पे बिलीव करते, ना पैसा खर्च करने पे बिलीव करते। कोई काम यूं चुटकी बजाते तो नहीं होना ना, कि आज आपने रिलेशनशिप रिपेयर करने हैं तो यूं आप कहेंगे तो रिपेयर हो जाएंगे। यानी मैंने अगर सजेशन दी है तो मैं ही रास्ता दिखाऊं, यार मैं रास्ता दिखा दूंगा, पर उस पर आपने एक्ट अपॉन तो होना है ना। तो ये वो प्रैक्टिकल कमी है लोगों की ना। पंजाबी का एक्सप्रेशन है थुक नल पकौड़े तलना। हम
थुक नाल पकौड़े तलना चाहते हैं, हम्म, खुला तेल डाल के पकौड़े तलने के हम कायल नहीं है। तो फिर रिजल्ट्स वही मिलेंगे जो मिलेंगे। देखिए, भारत में कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम्म, बड़ा देश है ना, उसको कोई डाइजेस्ट कर सकता है, हजम कर सकता है। भारत इसी तरह रहेगा, आगे बढ़ेगा, ये हम्म, मुझे पता है। लेकिन जो इंटरनेशनल ऑप्टिक्स है वो भी हम्म। मैटर तो करते हैं, यस, आई 100% एग्री। ठीक तो है ना? इसी पर ये अगला जो प्रश्न आया था, किसी ने पूछा था, व्हाट शुड बी आवर लास्टिंग प्रायोरिटी, reaching out to the president anyhow, either by outspending each other or reaching via only official channels as PMO or EAM or one-to-one, what we or Pakistan will achieve? बड़ा अच्छा मेरे क्वेश्चन हिसाब है। से दोनों होना चाहिए ना। दोनों दोनों होना चाहिए, और इन दोनों में सबसे बड़ा इफेक्टिव जो होता है ना, वो डायस्पोरा होता है। क्यों? अब कैनेडियन जैसे डायस्पोरा है, वो कैनेडियन फर्स्ट है ना, तो वो अपना कैनेडियननेस असर्ट करेंगे हमारी कैनेडियन की सरकार पे, हमारे कैनेडियन इंस्टीट्यूट्स पे, कि वी आर कैनेडियंस। जैसे आप पैलेस्टीनियन कैनेडियंस या इस्लामिक कैनेडियंस को इंपॉर्टेंस देते हो, हमें भी दो। हम नहीं कहते उनको ना दो। अच्छा, हम हमारा प्रॉब्लम फिर क्या आता है? मैं सच्ची बात आज करता हूँ, मेरे बहुत सारे दोस्त वो कहते हैं उनको ना दो इंपॉर्टेंस, हमें दो। यार, उनके चक्कर में पड़ो ही ना, वो क्या करते हैं, दूसरे क्या करते हैं, दैट इज देयर You cannot बिजनेस। decide what another government is doing. You have to decide what you're supposed to do. दैट्स ऑल। तो आपको लगता है कई बार ये जो रिएक्शन आता है, अरे आसिम मुनीर को क्यों मिला, आसिम मुनीर को क्यों मिला, आई थिंक इट्स डू यू थिंक इट्स अ लिटिल बिट ओवर द टॉप एट टाइम्स? ऑफ कोर्स आसिम मुनीर 2 बार गया ना, 1 बार मिला ट्रंप से। वो उसको ट्रंप अपना घर ज्वाई बना ले, हमें क्या फर्क पड़ना है? वो उधर ही बैठा रहे। हमें क्या फर्क पड़ना है? हमारा तो ये होना चाहिए मामला कि भाई हमारे काम सरते हैं या नहीं सरते हैं। हमको हमारा उल्लू सीधा करना ठीक है ना, चाहिए। सीधी सी बात ये है। अच्छा, हमें देखिए, भारत का उल्लू का मामला नहीं है। भारत इज एस्टैब्लिश्ड नेशन, इज अ बिग नेशन, उसको कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। 19-20 का को पड़ेगा टाइम, फॉर द टाइम बिंग। मसला हमारा अपने डायस्पोरा का। अब देखिए, 4 मिलियन से ज्यादा शायद इंडियन बैकग्राउंड के अमेरिकन हैं। अब कितनी शर्म की बात है कि गो इंडियंस बैक, इस तरह की चीजें आपको और मैं देख रहे हैं, इतनी वाइड स्प्रेड होती जा रही है। ये कोई इस्लामिस्टों ने तो नहीं कर रहे, ये वाइट सुप्रीमिस्ट किस्म के ग्रुप कर रहे हैं ज्यादातर तो ये। अरे आपको रीसेंट एग्जांपल बताओ, बेचारा विवेक रामास्वामी, यार वो इंडियन नहीं है, वो अमेरिकन है, वो मेरे और आपके जैसा नहीं है, वो बहुत अलग है, बहुत बॉर्न ईयर है, वो अमेरिकनाइज्ड है, उसकी सोचने का तरीका। उसने लिखा मैं पेट्रियटिक, और वो जेन्युइन पेट्रियट है। यस, यस। Like I know people who know Vivek. I've not met Vivek, but I know people who have hung out with him. He genuinely cares for America, and that's normal. Yes. और जो नीचे रेसिस्ट कमेंट्स और जो फेरिस्ट है उसकी, मतलब मैं नहीं कह रहा हूं अमेरिका एक रेसिस्ट सोसाइटी है, बिफोर पीपल मिसअंडरस्टैंड। इनफैक्ट मैंने रेसिज्म सिर्फ यूरोप में एक्सपीरियंस किया, मैंने अमेरिका में ना, कनाडा में ना, अमेरिका में कभी रेसिज्म एक्सपीरियंस किया है। इसका मतलब नहीं है कि रेसिज्म इज जीरो, इसका ये मतलब नहीं है कि रेसिज्म हर कॉर्नर में है। अभी जैसे मैं उस दिन टाइम्स नाउ पे गया था, मैं ये आयरलैंड में जो आजकल हमारे इंडियन कम्युनिटी पे जो अटैक हुआ था उसके ऊपर भी बात करने के लिए आया था। I think we have to be very sensitive when we handle this issue. हमें कैसे बात करना और कैसे एक चीज को अप्रोच करना। अब मैं आपको बताता हूँ एक और चीज, पाकिस्तान और बांग्लादेश कितने बेवकूफ हैं वो कर रहे हैं, एंड इट मैटर्स बिकॉज ये हमारे ये इशू से कनेक्टेड है। आधे से ज्यादा रेसिज्म फैलाने वाले बॉट्स इंटरनेट पे पाकिस्तान और बांग्लादेश, ठीक है, ऐसा जो रेसिज्म अगेंस्ट इंडियंस फैला रहे हैं। बिल्कुल ठीक। मगर हमारे लोग सुधरते ही नहीं है, दे फॉल फॉर इट ऑल द टाइम, दे कीप एंगेजिंग विद द सेम हैंडल अगेन एंड अगेन। और तीसरा, अभी लोगों को पसंद नहीं है, मेरी टाइमलाइन के नीचे व्हाइट सुप्रीमेसिस्ट ने अटैक सिर्फ हमारी नेशनल सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस के टाइम पे किया था, दैट्स इट, वो बड़े खतरनाक दैट्स द ओनली टाइम। बाकी मेरी टाइमलाइन के नीचे मैक्सिमम रेसिस्ट कमेंट्स are always done by Khalistanis. Yes. Khalistani are bots. Bots are being operated by Pakistani and Bangladeshi. ठीक, लेकिन इस सारी सिचुएशन में हम अपने इंस्टीट्यूशन नहीं बना रहे हैं। वो क्यों लगता है आपको? देखिए, इंस्टीट्यूशन, मुझे एक जमाना याद है जब मोदी जी की सरकार नहीं होती थी, मनमोहन जी की थी, उससे पहले नरसिम्हा राव और वो सारे लोग होते थे। तब हिंदुइज्म को एक कूल के तौर पर देखा जाता था।
अब हिंदुइज्म तो वही है ना। अब ये एकदम से एक्स्ट्रा फैनेटिक नेशनलिस्ट, ये हिंदू नेशनलिस्ट एक्सट्रीमिस्ट, ये टर्मिनोलॉजी आप देखते हैं वेस्टर्न मीडिया में। हालांकि हिंदुइज्म तो वही है, जो इसको कूल समझा जाता था वो एकदम से एक्सट्रीमिस्ट हो गया। उसका काउंटर हमारे पास इंस्टीट्यूट अगर कोई होते, हम डायलॉग करते। हम सॉफ्ट इमेज या की बात या सॉफ्ट पावर की बात करते हैं। मुझे ये बताइए कि हमने कितने लिटरेरी फेस्टिवल यहाँ पे किए हैं भारतीय बैकग्राउंड। इतना बड़ा हमारा कंट्रीब्यूशन है यूरोप की दुनिया में, हमारे इतने बड़े बड़े राइटर्स हैं, ठीक है। ना हमारी सरकार, ना हमारा डायस्पोरा, आपने और मैंने कुछ कोशिश की, लेकिन बस हम अपनी ही कोशिश करके कुछ 100-200 लोगों को बुला के खत्म हो गए, ठीक है। कोई काम नहीं। हमने सोचा कि नालंदा अवार्ड देंगे, एक इंस्टीट्यूशन था ना, कि उसकी बिजनेसमैन सपोर्ट करें। हम 40-50 हज़ार डॉलर का एक प्रेस्टिजियस अवार्ड रखें, जजों की कमेटी बनाएं, गोरों को दें, उनको पता चले कि नालंदा सिविलाइजेशन का एक अवार्ड होता है, इससे आपका इंस्टीट्यूशन बनता है। हमने बिलीव ही नहीं किया। अच्छा, भारत में भी ऐसा कोई काम नहीं है। भारत के लोग भी पल्टसर अवार्ड के लिए, बुकर के लिए मरे जाएंगे, कोई अपना अवार्ड ही नहीं है जो इंटरनेशनल बेंचमार्क हो। हमने कोई बेंचमार्क ही अपने इंटरनेशनल नहीं रखे ना। आईटी में हमारे लोग नंबर 1 समझे जाते हैं दुनिया में। लो जी, हमारा ना तो अपना कोई ट्विटर है, ना फेसबुक है, ना गूगल है। चाइना ने ये सब पैरेलल इंस्टीट्यूशन खड़े किए ना, अलीबाबा अमेज़न के मुकाबले में, गूगल के मुकाबले में अपना है। हमारा कोई नहीं। हमारा एक ट्विटर के मुकाबले में एक पता नहीं कू के नाम का आया था, उसमें कू हो गया, ये तो बंद हो गया अभी। ठीक है ना जी। यानी उसमें कू भी हमने खुद ही कर दिया। तो जब तक जिन नेशंस के पास और जिस डायस्पोरा के पास अपने इंस्टीट्यूशन ना हो। सर, मैं आपको बताऊं, यहाँ पे जो मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके ऑफिसेज हैं जहाँ पे 20-20 लोग पेरोल पे बैठे हुए हैं। वो फोन उठाते हैं, इस्लामोफोबिया का इशू है, प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस को ईमेल जाएगी, सबको जाएगी। अच्छा, हमारी तरफ से एक कोई इररिस्पॉन्सिबल सा ट्वीट आएगा हमारी ऑर्गेनाइजेशन का, उसका कोई अता पता ही नहीं है, कोई ऑफिस ही नहीं है, कोई स्टाफ ही नहीं है। तो जब तक ये इंस्टीट्यूशन नहीं बनाएंगे, ठीक है, पर्सनली तो रिच हो गए, बिजनेस भी खड़े कर लिए, रियल एस्टेट में भी चले गए, लेकिन कोई ऐसी कंट्रीब्यूशन नहीं है जिसमें ये हो। अब आप आर्मीनिया एक छोटा सा देश है। आर्मीनिया के जीटीए में 3 कल्चरल सेंटर हैं, ऑडिटोरियम है। अभी एक भारतीय बैकग्राउंड के दोस्तों ने वहां पे म्यूजिक कॉन्सर्ट किया। तो मैं सोच रहा था कि हमारा अपना कोई है ही नहीं। हमारे मंदिर जरूर हैं, आई लव मंदिर, लेकिन हमारा कोई कल्चरल इंस्टीट्यूशन ही नहीं। आगा खानी इतनी छोटी सी कम्युनिटी है, कनाडा का प्राइम मिनिस्टर को फोन जाएगा आगा खानी कम्युनिटी से तो वो सारे काम छोड़ के वहां पहुंचेंगे, ठीक है। लेकिन आगा खान का जो म्यूजियम है विद द कॉस्ट ऑफ $200 मिलियन प्लस बना हुआ है, पूरी दुनिया रिस्पेक्ट करती है। इधर भारतीय इनके, हाँ, मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जिनके $500 बिलियन के रियल एस्टेट के बिजनेस है। उनसे कहे ना कि $100 मिलियन का कोई कल्चरल इंस्टीट्यूट बना ले, वो नहीं है। 15-20 मिलियन का मंदिर हो जाएगा। आई लव मंदिर, बट इसके साथ साथ कोई इंस्टीट्यूशन भी तो भाई बनाओ ना। तो ये वो कमियां हैं, जो शदीद कमियां हैं, वो हम यहाँ पे करेंगे, अपने आप को एस्टैब्लिश करेंगे, भारत की यहाँ पे वैल्यू बढ़ेगी। ये भारत की सरकार के करने वाले काम नहीं है, ये खुद डायस्पोरा के काम है। जापानीज कल्चर सेंटर में चले जाइए, मतलब कितनी बड़ी जापानीज कम्युनिटी होगी यहाँ के, वहां पे सारे गोरे जाके योगा करते हैं जापानीज कल्चर सेंटर में। करने वाले गोरा एक गोरे हैं, भारत का नाम नहीं है, क्योंकि भारत के नाम का कोई कल्चर सेंटर नहीं है। कोई है भारत ऑडिटोरियम, कोई भारत कल्चर सेंटर। अच्छा, एक आध कल्चर सेंटर के नाम से 2-3 है हमारी ऑर्गेनाइजेशन। वो जब आप जाएं वहां पे तो वहां पे मंदिर होता है। यार, मंदिर बहुत सुंदर चीज है, लेकिन एक अलग से कोई अपने ऑप्टिक्स बनाने के लिए, सॉफ्ट पावर बनाने के लिए कोई बेंचमार्क कर लो, कुछ इंस्टीट्यूशंस बना लो, ये नहीं हो रहा। तो 2-3 प्रश्न मैं मिक्स करूंगा जी। इसमें। किसी ने बोला था कि ये जो
यूएस चाइना राइवलरी है, क्या ये नूरा कुश्ती है, और क्या ये जो अभी हो रहा है इससे आरआईसी अलाइनमेंट वापस हो जाएगी? अभी अभी आयरनी देखिए, ज़ेलेंस्की यहाँ, जी पुतिन और मोदी जी की बात हुई थी, मोदी जी ने ट्वीट किया, ठीक है चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर इस समय भारत में है, जी द ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स वाज हैविंग अ मीटिंग विद ठीक हिम। बिल्कुल ठीक वी हैव नरेंद्र मोदी की 15th अगस्त की स्पीच, इनफैक्ट आई एम गोइंग टू बी डूइंग अ डिटेल मोनोलॉग ऑन इट ठीक है बिकॉज आई हैव सो मेनी थिंग्स टू से ऑन दैट। आई थिंक मैं मोदी जी की पॉलिटिकल स्पीचेस नहीं सुनता, राइट राइट मैं ठीक सिर्फ है 15th अगस्त की स्पीचेस सुनता हूँ, बिकॉज दैट्स अ हेड ऑफ द स्टेट एड्रेसिंग द नेशन। ऑफ कोर्स और मैंने फ्रॉम 2014 टिल नाउ all his speeches I have heard them, analyzed them, and kind of tried to, मेरे हिसाब से 2014 की जो स्पीच थी, that was him setting his narrative for 10 years. राइट That was his vision for 10 years. And I mean, we can judge whether he did how well. I think जो उन्होंने सेट किया था 10 साल पहले, उसमें से approximately 60 to 70% he has achieved, because Swachh Bharat and water for all and electricity and all those things, he's already pretty much that is already a work in progress. Now इस 15 अगस्त की स्पीच में ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने एक बहुत क्लियर विजन उन्होंने बोली है। आपने सोशल मीडिया बिल्कुल ठीक प्लेटफॉर्म्स की बात की, आपने बहुत सारी बातें की हैं जो प्राइम मिनिस्टर नॉर्मली बात नहीं करते थे। राइट 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 नाउ यूजुअली व्हाट हैपेंस इज, फ्रॉम व्हाट आई हैव अंडरस्टूड इज, Prime Minister makes political speeches from his election rallies. राइट राइट Prime Minister tends to make prime ministerial speeches when he is doing 15th August. राइट And there he has a policy. Already GST की उन्होंने बात की, या GST की rationalization शुरू हो गई है. या Today we saw visuals of a high-chaired meeting being headed by the Honorable Prime Minister to do other economic reforms. राइट ये सब चीजें कर रहे हैं। क्या अब, एंड दिस कुड बी आवर क्लोजिंग डिस्कशन, राइट क्या अभी इंडिया, जैसे the Minister of External Affairs has often said, India is not anti-West, यस यस but India is not like a vassal state नो of वे the West either. या हम लोग एंटी-वेस्ट नहीं है, हम नॉन-वेस्ट है। यस यस हमारी अपनी एक इंडिविजुअल सिविलाइजेशनल आइडेंटिटी है। हम आपके साथ भी करेंगे, रशिया के साथ भी करेंगे, हमको अगर लगा तो चीन के साथ भी करेंगे। बिल्कुल ठीक है, और मिडिल ईस्ट के साथ ऑलरेडी है। हाँ, हमारा एक ही परमानेंट दुश्मन है, वो पाकिस्तान है। ठीक है भारत का ये व्यू है, पाकिस्तान भी टेररिज्म बंद कर दे तो वो भी दोस्त है, वो भी दोस्त है। वो भी दोस्त है। सिंपल सी बात प्रॉब्लम ये है कि पाकिस्तान के लिए वो पॉसिबल नहीं है, वो क्योंकि उनकी एग्जिस्टेंस हमारी नफरत पे है, बिल्कुल हमारी अनफॉर्चुनेट एग्जिस्टेंस पाकिस्तान की नफरत पे नहीं है। एब्सोल्यूट तो अब ये जो सिनेरियो है इन द लॉन्ग रन, और ये जो इतनी नूरा कुश्ती हो रही है, कोई किधर खींचा जा रहा है, कोई किधर खींचा जा रहा है, और मोदी जी की जो स्पीच को अगर हम कॉन्टेक्स्ट में लें एंड द फॉलो अप एक्शंस पोस्ट दैट, ऑब्वियसली टाइम ही, समय ही बताएगा मोदी या जी कितना कर पाएंगे कितना नहीं कर पाएंगे। मगर पॉइंट ये है कि व्हाट इज द रोड अहेड नाउ? देखिए, रोड अहेड पे तो ऑलरेडी इंडिया ठीक है, भारत के अंदर की जो इंटरनल कंपल्शन है वो आप और मैं समझ सकते हैं। वो पूरी दुनिया में हर देश में होती है इंटरनल कंपल्शन, वो तो अपनी जगह पे, लेकिन इंटरनेशनली भारत कोई पीछे तो है नहीं। भारत इस वक्त दुनिया के जो 4-5 बड़े स्टेक होल्डर हैं इज वन ऑफ दोस, वो तो ठीक है। सिर्फ आप और मैं जो बात कर रहे हैं कि रोड अहेड ये होना चाहिए ऑप्टिक्स के लिए, अपने जैसे हमने बात शुरू की थी लॉबिंग के लिए। मैंने ये माना था कि लॉबिंग अगर भारत ना भी करे तो बहुत फर्क नहीं पड़ेगा, मगर आपने कहा ठीक है कि लॉबिंग कुछ ना कुछ तो करनी होगी। लेकिन मेरा ये जोर है कि लॉबिंग से ज्यादा ऑप्टिक्स क्रिएट करें, अपने इंस्टीट्यूशंस यहाँ पे हो, जो सरकार का मसला नहीं है वो हमारे डायस्पोरा का मसला है, और वो बिजनेस मॉडल पे क्रिएट किए जा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ चैरिटेबल काम है। आपने एक ऑडिटोरियम बनाया, आपने उसके हॉल को रेंट आउट करना शुरू कर दिया, आपको सरकार, गवर्नमेंट ऑफ कनाडा भी आपको देगी, फंडिंग देगी। अगर अमेरिका में काम करते हैं तो अमेरिकन गवर्नमेंट की भी फंडिंग आएगी। एक आप तरीके से चलें, लेकिन उसको आप वन साइडेड इंस्टीट्यूशन ना बनाएं कि जी एक ही तरह के ख्यालात का ये इंस्टीट्यूशन है। वो कैनेडियन पॉइंट ऑफ व्यू का, कनाडा की हर जो पॉलिटिकल विचारधारा है उसको अकोमोडेट करने का इंस्टीट्यूशन, क्योंकि काम तो हमें सबके साथ करना होता है। रोड अहेड ये है कि ऑप्टिक्स बनाएं, अपने बेंचमार्क, कोई अवार्ड्स बनाएं, ठीक से लोग रखें, स्ट्रेटजी ठीक रखें। आप जैसे मेरे जैसे जो बगैर किसी कॉस्ट के अवेलेबल हैं,
इनको मशवरा देने के लिए हम मौजूद हैं, और भी लोग हैं। सिंसियरली उन पे काम किया जाए, बिकॉज़ हम जो डायस्पोरा है 4 मिलियन से ज़्यादा अमेरिका में है, कनाडा में भी ऑलमोस्ट कोई 1.5 मिलियन से ज़्यादा बैठा हुआ है। वी कैन प्ले अ बिगर रोल देन इवन वी थिंक ऑनेस्टली। जो हम सोचते हैं उससे कहीं आगे का हम काम कर सकते हैं। तो रोड अहेड जो आज की आपकी और मेरी बातचीत है, वो भारतीय सरकार के लिए ये है कि भई आप कम से कम एक अल जज़ीरा के लेवल का, टर्किश टीवी के लेवल का एक टीवी यार बना लो, फॉर गॉड्स सेक, ठीक है? अब मैं ये बात कहता हूँ तो मुझे 1-2 दोस्तों ने कहा कि ताहिर जी आप आफ्टर ऑल कैनेडियन भी हो, पाकिस्तान में पैदा हुए थे, भले से आपने पाकिस्तानी सिटीज़नशिप छोड़ दी, तो आपकी बात पे कैसे करेंगे लोग ट्रस्ट? मैंने कहा यार मेरी बात को चूल्हे में फेंको। कभी उन्होंने जो बातें हम कर रहे हैं, खुद से कभी ये काम किए? नहीं दिख रहे, ठीक है? फर्स्ट पोस्ट की वो लड़की पलकी या वो टीवी चैनल अच्छा है, मैं एप्रिशिएट करता हूँ। पलकी को लोग देखते हैं, मगर वेस्टर्नर्स तो नहीं देखते ना, आप और मैं देखते हैं। कोई ऐसा मेकअप होना चाहिए, कोई ऐसा स्टाइल होना चाहिए कि वेस्टर्नर्स जिस तरह अल जज़ीरा पे अट्रैक्ट होते हैं, जिस तरह टीआरटी पे होते हैं, अभी आरटी रशियन था, चाइनीज़ को 4-5 चैनल चल रहे हैं, हमारा एक चैनल नहीं है। अच्छा, इस तरह की चीज़ों पे अच्छा मुझे इन्फॉर्मेशन है भारत में कोई काम जब शुरू होता है ना, तो फिर उसमें फिर वो बाबूशाही आती है, फिर वहाँ पे उनके अपने एरिस्टोटल आते हैं, काम सिरे नहीं चढ़ता। तो रोड अहेड में भारत एज़ अ देश जो कर रहा है भारत के लिए, वो तो हमारे कंट्रोल में नहीं है और वो ठीक ही कर रहा है। बिकॉज़ इट्स वन ऑफ द सुपर पावर। इसमें कोई शक वाली बात नहीं है कि इंडिया इज़ वन ऑफ द सुपर पावर। मगर सुपर पावर को जो आगे अपने ऑप्टिक्स बनाने हैं, जो आगे अपना बेंचमार्क बनाने का काम करना है, उसको मेंटेन रखना है, अपना नैरेटिव बिल्ड करने का जो नेटवर्क बनाना है, उसमें ये सुपर पावर अभी कहीं नज़र नहीं आती। तो रोड अहेड में ये है कि ये सुपर पावर अब इन चीज़ों की तरफ भी तवज्जो दें। तो बेसिकली इन द मतलब पाकिस्तान के लिए मौजा ही मौजा है अभी थोड़े हाँ, दिन के अभी लिए। नहीं उनके लिए रहेगी। मैं यहाँ पे ज़रूर मैं इम्पोर्टेंट बात करना चाहूँगा। अब अगर भारत में ये समझा जाए कि वो उसको लंच करा दिया, उनके हक में ट्रंप बात कर देता है, ये बिल्कुल नर्वस होने वाली बात नहीं है। ये तो पाकिस्तान को और गुलाम बनाने वाली बात है। ये इट इज़ इन द इंटरेस्ट ऑफ इंडिया कि पाकिस्तान जितना उनकी गोद में जाएगा, ये इंडिया का ही इंटरेस्ट है। ये सिर्फ इरिटेटिंग फैक्टर है। और ये चाइना कैसे रिएक्ट करेगा इसको? अच्छा, मैं चाइना इज़ अ वेरी वाइज़ रेजीम, मुझे ये मानना पड़ेगा। उनसे कई इश्यूज़ पे डिसएग्री करता हूँ। उनकी ये बड़ी सीधी सी है कि यार तुम्हें अमेरिका से, यूरोप से कुछ दाने मिलते हैं ना, ज़रूर लो। हमें कोई इससे इश्यू नहीं है। असला मिलता है ना, ज़रूर लो। हमारा इश्यू ये है कि हमारी जो इन्वेस्टमेंट तुम्हारे देश में है, वो सिक्योर करो और जो हमारे लोग मारे जाते हैं, वो उनको सिक्योरिटी दो। ये है सिक्योरिटी टू चाइनीज़ तो इन्वेस्टमेंट। ये जो स्नेक ऑयल मिला है उनको अमेरिकन्स को उधर पाकिस्तान में स्नेक ऑयल ही है, वो कहंदे ने इन्ना वड्डा तेल दा खजाना मिल गया उन्होंने, तो चीनियों ने बोलना कि हम क्या बलूचिस्तान में अपना सर मरवा रहे थे इतने देर से जो तुमने अमरीकियों को दे दिया है, और चीनी तो माफ करने वाले हैं नहीं। वो ठीक है, चीनी माफ ना करें। चीनी देखिए ना, चीनियों को ये पता है कि बलूचिस्तान, आधा बलूचिस्तान तो ईरान में है। जितना तेल वो ईरान से ले रहे हैं, वो पाकिस्तान के तेल निकल भी आए, जो कि निकलना क्या है, वो उन्होंने सर पे डालना है। वैसे सुशांत सरीन का ओआरएफ में बहुत अच्छा एक पीस आया है, उसने वो शेख चिल्ली वाला। हाँ, शेख चिल्ली। अच्छा, मैं कहता हूँ शेख चिल्ली के पास तेल निकल भी आए। तेल वेनेजुएला के पास कम है। तेल निकलने से कौमें थोड़ी मना करती है। मतलब मेरे को समझ में नहीं आता है, बड़ा ही सिली सा। अरे वो दे नो, लाइक इंडियन शुड नो अमेरिका इज नीडलिंग अस बिकॉज़ दे नो दिस नीडल्स अस। ठीक है, तो हमको भी अभी बोल देना चाहिए, ठीक है तठे खूचे जा, तू करना, तू कर। अमेरिका की बगल में वेनेजुएला बैठा हुआ है, उसके पास तेल दुनिया में जो टॉप 2-3 नेशंस है उनमें से है, और उनके लोगों का हाल देख ले। हाँ, हम उनसे ले लेंगे या किसी नहीं, और से ले अब लेंगे। देखिए वेनेजुएला भी तेल निकल आने से नेशंस रिच नहीं हुआ करती। तेल वेनेजुएला के पास है, गरीब तरीन नेशन है। तेल ईरान के पास है, शदीद मसाइल का शिकार है। तेल नाइजीरिया के पास है, लॉ एंड ऑर्डर और क्राइम की इंतहा है वहां पे।
तेल सिर्फ उन्हीं देशों को सूट करता है जिनके यहाँ गुड गवर्नेंस हो। अब गुड गवर्नेंस है, चाहे वो डिक्टेटरशिप की है, चाहे कैसी है, मिडिल ईस्ट के देशों के पास तेल है, गुड गवर्नेंस है, मतलब आप अपने लोगों को कुछ दे रहे। रशिया ने तेल है, एनर्जी है, लेकिन गुड गवर्नेंस उनके अपने लोगों के लिए तो है ना, रिलेटिवली। तो इसलिए सिस्टम चल रहा है। तेल निकलने से कुछ नहीं होता। उल्टा क्या हुआ, ट्रंप ने तेल निकलने का चूरन इसने दिया, आसमुद्दीन ने सर यहाँ से तेल, उसने कहा वो तो निकलेगा जब निकलेगा, मैं ट्वीट दे देता हूँ, तुम हमसे $1 बिलियन का तो तेल लेना शुरू करो। तो उसने तेल पाकिस्तानियों का निकाल दिया वैसे ही, $1 बिलियन, क्योंकि वहां से उधार नहीं मिलना, हजारों मील से वो तेल पहुंचेगा। ईरान जो बगल में है, अमेरिका के डर से जो ट्रकों से जहां से तेल पाकिस्तान पहुंच सकता है, मतलब सिर्फ एक सरहद पार करनी है ट्रक से, तेल पहुंच, वहां से पाकिस्तानी तेल लेते हुए इनकी जान निकलती है। पाइपलाइन एक बनाना शुरू की थी आज से 12 साल पहले इन्होंने, वो पाइपलाइन छोड़ दी अमेरिका के डर में। जहां से तेल मिल सकता था वहां से तो तेल ले नहीं सके, और जहां से तेल मिलना हजारों मील का खेल है, उससे तेल ले रहे हैं। बस ये तेल इनका निकल, इनके अंदर से तेल नहीं निकल रहा, इनका अपना ही तेल निकल जाएगा। तो भारत को पाकिस्तान के बारे में कोई चिंता ऑनेस्टली करनी ही नहीं चाहिए। आई थिंक भारत को फोकस ये करना चाहिए कि हम हमारे डोमेस्टिक रिफॉर्म्स करें, हम अपने आप को मिलिटरीली स्ट्रांग करें, ऑफ कोर्स हम हमारी डिफेंस स्पेंडिंग बढ़ाएं, और इंटरनेशनल ऑप्टिक्स अपने ठीक करें, और आरबीआई रेट कट्स करें। भारत का फोकस वही होना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली हमारे, लेट्स सी अभी लेट्स सी क्या होगा, अभी वो तो समय ही बताएगा। मगर पाकिस्तान एक कॉमेडी शो है, उसको एंजॉय करें, एंजॉय करो, पाकिस्तान एक कॉमेडी शो है। एंड आई थिंक एनआरआईज को भी ये रियलाइज करना पड़ेगा, और eventually they will have to have a grand plan and a grand strategy. I think there is a bit, it's a mixture of selfishness, inferiority complex and a lot of things, and you know we tend to be obsessed with Pakistan, northern Indian NRIs especially. Southern Indians को इतना पाकिस्तान से इंटरेस्ट नहीं होता, वो थोड़ा नॉर्दर्न इंडिया वालों को ज्यादा होता है। वो एक ही है ना, भाषा एक, स्टाइल एक, उनको उंगल करने को और भी अच्छा लगता है पाकिस्तानियों को, वो दिली प्यार है, जैसे नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया वाले उंगल करते हैं एक दूसरे, इसके लिए। ओके चलो फिर हम इसी पे रैप अप करेंगे। ताहिर भाई, एज ऑलवेज थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। सो चलो लेडीज एंड जेंटलमैन, टेक केयर, बाय बाय। चारवक पॉडकास्ट को देखते रहना, और याद रखना कि ये पॉडकास्ट सिर्फ आपकी मेंबरशिप्स या वन टाइम डोनेशन पे चलती है। सारी डिटेल्स इस डिस्क्रिप्शन में है, और अगर कुछ नहीं कर सकते तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, सब्सक्राइब करना चैनल को, और अपने कमेंट सेक्शन में कमेंट्स देना, और अगर ऑडियो लिसनर हो तो अपनी रेटिंग देना ऑडियो प्लेटफॉर्म पे। आपको अगली बार मिलूंगा, तब तक के लिए ध्यान रखना अपना।